चाय पे चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आज दो मशहूर संगीतकार अभिनय रवंदे और साथ में अदिति रवंदे। अभिनय, ये बताएं सबसे पहले कि संगीत की रुचि आप में कब और कैसे हुई? संगीत की रुचि मुझे कैसे हुई ये बताने, मुझे लगता है कि संगीत के साथ ही मैं पैदा हुआ, क्योंकि मेरे घर पे ही म्यूज़िक था। और मुझे रुचि ये शब्द पता चलने के पहले से ही मुझ में संगीत था। तो रुचि से आगे मुझे संगीत लगता है कि मेरे लिए जीवन ही संगीत है। तो घर में पिताजी संगीतकार हैं और साथ ही में मेरे जो नाना जी हैं, दादाजी, वो कीर्तनकार थे। तो वो शास्त्रीय संगीत नहीं जानते थे, मतलब सीखे नहीं थे, लेकिन वो सब राग या हारमोनियम बजाते थे। तो वहाँ से म्यूज़िक घर पे आया और पिताजी तो बाकायदा सीखे हैं, तो वहाँ से म्यूज़िक मेरे तरफ आया। सबसे पहले कैसे लगा कि मैं कुछ गा सकता हूँ या बजा सकता हूँ? मेरा थोड़ा एक शुरुआत अलग था कि घर में पिताजी सब स्टूडेंट्स लोगों को सिखाते थे, लेकिन मुझे कभी सामने बैठ के तालीम नहीं हुई शुरू में। लेकिन एक बार ऐसे ही मैं 5 साल के उम्र में घर पे तब एक धड़कम नाम की फिल्म आई थी। मुझे लगता है सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी ये सब लोग थे वहाँ पे। तो उसमें एक तुम दिल की धड़कन में एक गाना था। तो मैं रैंडमली हारमोनियम पे बैठा था और मैं डायरेक्टली वो गाना मैंने बजाया। आप 5 साल के थे? 5 साल का था। हारमोनियम जितने ही थे या उससे छोटे थे? हारमोनियम बहुत बड़ा था, मैं बहुत छोटा था। लेकिन वो माँ ने देखा और माँ को लगा कि ये कुछ तो वो गाने के जैसा बजा रहा है। तो वो देख के मुझे उन्होंने पिताजी को बुलाया और वो दिखाया। तब उनको लगा कि इसको कुछ अभी शुरू कराना चाहिए। तो फिर मैं क्लास में, मतलब पिताजी के क्लास में हारमोनियम लेके बैठता था। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। अभिनय, ये बताएं कि जब हारमोनियम में शुरू में रुचि लगी तो उसके बाद विधिवत तालीम कब शुरू की, और सबसे पहले कौन से गुरु ने आपको ज़्यादा सिखाया या पसंद किया? मेरे पहले गुरुजी मेरे पिताजी ही हैं, जिनसे मैं गाने का और हारमोनियम का, उनका मेन विषय वैसे देखा जाए तो गायन है। तो गाने के साथ हारमोनियम में बजाता था, मतलब गायकी अंग से। तो वो तालीम थी। और असली तालीम मेरी, इंस्ट्रूमेंट की तालीम जो शुरू हुई, वो मेरी पंडित प्रमोद मराठी जी से शुरू हुई पुणे में। गुरुकुल पद्धति से मैं एक उनके पास रह के 6-7 साल सीखा हूँ। तो किस उम्र में गए थे और कब तक सीखा? मैं 10वीं के बाद गया, 11वीं से BA 3rd ईयर तक वहाँ था। और अभी भी जाता हूँ, लेकिन वो गुरुकुल पद्धति से तब तालीम होती थी और मैं दोनों गुरुओं का फेवरेट ही हूँ। अभी नहीं बताएं कि हारमोनियम ही क्यों चुना? बाद में कभी ऐसा लगा कि कुछ और कर सकते थे या गा भी सकते थे? इसमें 2 चीज़ें। एक चीज़ ऐसी थी कि जब मुझे पता ही नहीं था तब मेरे सामने वो इंस्ट्रूमेंट था, तो उसकी तरफ मैं आकर्षित हो गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे गाने से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे गाना बजाने से ज़्यादा सुनने को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ एक कलाकार को सुन भी सकता हूँ और उसके साथ म्यूज़िक भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे हारमोनियम ज़्यादा पसंद आया। ये रेडियो लेक सिटी है, प्रोग्राम है चाय पे चर्चा। हमारे साथ हैं अभिनय रवंदे और साथ में अदिति रवंदे। अदिति, कुछ बातें अब आपके संगीत की करते हैं। बताएं कि कब ये संगीत का सफ़र शुरू हुआ? आप सभी को प्रणाम। मैं भी म्यूज़िकल ट्रेडिशन से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर पे भी म्यूज़िक चला आ रहा है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब गाते थे। तो मैं जब छोटी थी तब मैं देखती थी कि पापा मुझे सिखा रहे हैं। मुझे कितने छोटे थे? मैं बहुत छोटी थी, मतलब एक 7-8 साल की। तब पिताजी सिखाते थे, तब कुछ समझ तो नहीं आता था, बट मैं गा लेती थी जो कुछ सिखा रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही बचपन से मेरी तालीम शुरू हुई थी, बट सीरियसली मैंने 10वीं के बाद ही सीखना शुरू किया। और अभी पिताजी तो पहले गुरु है, और अभी फ़िलहाल 5-6 साल से अंकिता जोशी जी से गाना सीख रही हूँ, मेवाती घराने का। अदिति जी, बताएं कि शास्त्रीय संगीत ही क्यों चुना? शास्त्रीय संगीत इसलिए चुना क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मेरे घर पे बहुत सारे गुरुजी के, बड़े गुरुजी के रिकॉर्डिंग्स लगते थे, पंडित जसराज जी के। तो जो वो एक बोलते हैं ना, जो एक माहौल रहता है क्लासिकल म्यूज़िक का, तो वो पहले से ही था, तो रुचि वही से बनी। तो यही क्यों चुना, ऐसा कुछ नहीं, वही म्यूज़िक घर में था तो वो आ गया मेरे दिल में और वो मुझे बहुत भाता था। तो धीरे धीरे सीखना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगने लगा और फिर डिसाइड किया कि उसमें ही करना है अभी। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रीय संगीत रियाज तो बहुत मांगता है। कहते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटा, इतने रियाज भी प्रतिदिन आप करें तो कम है। और उसके बाद
इसमें जो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, यानी पहचान भी आपकी बहुत दिनों बाद बनती है, हाँ जी। और बहुत ज़्यादा पैसा भी इसमें नहीं है, तो कभी अफसोस होता है कि शास्त्रीय संगीत क्यों चुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लासिकल म्यूज़िक बहुत रिच है हमारा, और जो उसमें एक बार आ जाए तो वो हम भूल नहीं सकते। क्लासिकल म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है लाइक अ मैग्नेट, कि हम उसको चिपक जाते हैं तो ज़िंदगी भर वो साथ नहीं छोड़ता है। और रही बात पैसों की, तो मैंने पैसे के हिसाब से कभी क्लासिकल म्यूज़िक को देखा ही नहीं। इट्स माय हॉबी, और वो मेरा जीवन टाइप है, जो मैं उसको सीख रही हूँ और बस मुझे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, दैट्स इट। बाकी तो सब चीज़ें भगवान की कृपा से होती रहती है। अभिनय, ये बताएं कि आप तो संगत कलाकार ही थे, आपने संगत ही चुनी, लेकिन आपको मुख्य कलाकार, वो भी गायक, कब और कैसे मिला? ये तो ऐसे हुआ कि मैं प्रोग्राम में बजाता था मेरी दीदी के साथ, अंकिता जोशी जो है, तो उनकी ये शागिर्द थी, तो ये तानपुरे पर थी, तो वो तानपुरे से सुर मेरे तक आए और मुझे ये मिली। नहीं, उस वक्त आवाज़ तो सुनाई नहीं दी होगी, तो शक्ल ही दिखाई दी होगी। शक्ल तो दिखाई दी, साथ ही में पीछे कभी कभी सुर भी सुनाई देते थे, तो उनके पीछे गाते समय। से प्रभावित हुए या सुर से? ईमानदारी से बताइए सबसे पहले। ये तो है ही साथ, मतलब शक्ल और सुर दोनों है, लेकिन मुझे बिहेवियर ज़्यादा, इंसान ज़्यादा पसंद आए। तो ये लगा कि अब इन्हीं की संगत करेंगे जीवन भर? जीवन की संगत तो इनके साथ ही करूँगा, हाँ। संगीत की संगत हर किसी के साथ करूँगा, अच्छे संगीतों का। अदिति, बताएं कि ये संगीत करते करते संगीतज्ञ ही मिलेगा जीवन साथी के रूप में, ये सोचा था या एकाएक हो गया? अगर देखा जाए तो बिल्कुल सोचा नहीं था, बट अभी जो खुशी है कि मुझे ऐसे बड़े संगीतकार मेरे जीवन के संगति मिले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। और जो बोलता है ना कि संगतकारों का जो सहवास होता है, उससे बहुत सीखने मिलता है, तो ये सच में सही बात है। जब आप 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या गाते हैं, कैसे विचार करते हैं, वो सब डेफिनेटली हमारे दिमाग पे उसका एक हैमरिंग होता रहता है, तो उससे बहुत सीखने को मिल रहा है। और वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और वो इंसान भी बहुत अच्छा है, तो आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। कभी ऐसा भी होता है कि आप भी कुछ सिखा देती हैं? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, मैं बहुत फ़िलहाल सब जो मेरे आजू बाजू में जो कुछ चल रहा है, तो मैं अच्छी बातें लेने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ने ये बताया कि हारमोनियम एक तरह से पश्चिम से आया हुआ साज, लेकिन जिस ढंग से हमने संगीत के लगभग सभी प्रकार, चाहे वो लोक संगीत हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, उसका एक तरह से इसको हिस्सा बना लिया। हालांकि हमारे यहाँ बहुत समय तक शास्त्रीय संगीत के जानने मानने वाले इसे पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि केसकर जी जो सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने बहुत समय तक हारमोनियम को आकाशवाणी पर बैन भी कर दिया था। वो मानते थे कि हमारा साज नहीं है, लेकिन अब ये अनिवार्य रूप से हमारा अंग बन गया है। बताएं कि ये हारमोनियम क्या सच में अनिवार्य है, या हो गया, या रहेगा? हर चीज़ का एक टाइम होता है बेसिकली, कि हर एक एज में जैसे हमारी हॉबीज़ बदलते जाती हैं, जैसे वैसे टाइम का ही होता है, म्यूज़िक का भी होता है। तो वो जो टाइम था, उसमें कोई नई चीज़ अडेप्ट करने के लिए वहाँ के लोग तैयार नहीं थे। लेकिन हारमोनियम की कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे नेगेटिव भी है, हर इंस्ट्रूमेंट के होती है, कि जो उस टाइम को जो विरोध था, वो बेसिकली ये था कि हारमोनियम एक 440 इंस्ट्रूमेंट था, जिसमें हमारे संगीत में जो श्रुतियाँ लगती हैं, वो एग्जैक्टली श्रुतियाँ हारमोनियम में नहीं लगती हैं, तो उसका वो डिसएडवांटेज था। लेकिन टाइम के बाद हारमोनियम को और ज़्यादा सुरीला बनाया, जैसे गंधार ट्यूनिंग उसमें आया, और कंपैरेटिवली उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि जब आप एक फिक्स करोगे ट्यूनिंग, तो वहीं रहेगा, वो हिलेगा नहीं, जैसे बाकी सारंगी का या बाकी इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर का उस पर असर होता है। ये बहुत सारी चीज़ें थी, तो टेक्निकली सुर में लगाने के लिए भी टाइम लगता था, और उसको मेहनत से बजाने वाले लोग भी कम होने लगे। और हारमोनियम कंपैरेटिवली सुर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो वो उसके वजह से वो ज़्यादा स्ट्रांगली आते गया। और अभी का टाइम ये है कि हारमोनियम के बिना अभी होना ही मुश्किल है क्लासिकल म्यूज़िक या कोई भी जॉनर, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, तो वो हमेशा के लिए रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। ये बताएं कि अब तो पश्चिम में भी ऐसा हो गया कि भारत से बनकर हारमोनियम विदेशों में जाने लगे। इसके बारे में जो भी साज बाहर से आया वो हमारे यहाँ से बनकर वहीं जा रहा है। एक्चुअली हारमोनियम देखा जाए तो सेमी इंडियन इंस्ट्रूमेंट है वैसे देखा जाए, क्योंकि हारमोनियम आपको बाहर कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं था। ऑर्गन था बाहर, या उसको एक पाए पेटी एक कहते हैं, वो था। लेकिन जब वो इंडिया में आया तो उसका बैठक ऐसा था कि वो
चेयर पे बैठ के आप बजाते थे, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए हम तो ज़मीन पे बैठ के म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, तो वो गायक नीचे बैठते थे और वो संगीतकार ऊपर बैठता था, तो समटाइम्स वो लोगों का ईगो भी हर्ट होता था और एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं दिखता था। तो वो जो हारमोनियम वाला जो वर्जन है, जो मतलब उसका जो बेलो है, वो पेटी बाजा बोलते जो पेटी बोलते हैं, तो वो बाहर जो बैठ के बजाने वाला जो वर्जन है वो इंडिया में ही बना फर्स्ट टाइम, और इंडिया के म्यूज़िक के हिसाब से ही बना। तो हारमोनियम वैसे यहाँ पे ही बना है। ये बताएं कि जो हारमोनियम की लोकप्रियता है, इसमें बॉलीवुड का भी बहुत योगदान है। यानी कुछ गाने तो ये मान के चलिए कि एक तरह से यूं ही बनाए गए कि उसमें हारमोनियम ही सुनाई दे, अब श्रोता को ये पता चले कि ये गाना हारमोनियम के लिए बनाया गया। तो ऐसे कौन से गीत हैं जो आप सोचते हैं कि जिन्होंने हारमोनियम की लोकप्रियता में मदद की? वैसे देखा जाए कजरा मोहब्बत वाला, उसमें जो पीस है वो बहुत पॉपुलर है, कि गाने जितना ही उसका म्यूज़िक भी उतना ही पॉपुलर है, कि आप वो म्यूज़िक बजाएंगे तो भी लोगों को समझ में आएगा गाना कौन सा है। सेम और दूल्हे का सेहरा जो गाना है उसमें भी वही है। तो ये कुछ गाने मुझे लगते हैं कि जिससे हारमोनियम की पहचान और ज़्यादा बड़ी है। अभिनय, हारमोनियम को लेकर कुछ सपने हैं कि मैं शास्त्रीय संगीत में संगत करूं या कुछ सोलो बजाऊं, सोलो बजाकर नाम करूं या फिल्मों में भी बजाऊं? क्योंकि बहुत सारे हारमोनियम के प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मों में भी बजाया लेकिन उनका नाम हुआ है। जी। मुझे तो मेनली क्लासिकल के साथ संगत करना है। मेरा मेन जो अच्छी संगत, कि जो लोग कहते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट गा रहा है, तो वो गाने के पास मुझे बहुत अच्छी तरीके से जाना है। नाम होना और ये तो हमारे हाथ में नहीं, वो अगर गुरु की कृपा हुई तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा म्यूज़िक के लिए ज़्यादा कंसर्न है कि मैं अच्छा म्यूज़िक कर पाऊँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही सोलो भी मैं बजाता हूँ और मुझे उसमें भी उतना ही आनंद आता है। फिल्म म्यूज़िक में भी मैंने थोड़ा बहुत बजाया है। कौन कौन सी फिल्मों में? एक निरुत्तरा नाम की फिल्म है तमिल, जिसमें मैंने बजाया है, और कुछ वेब सीरीज़ में भी बैकग्राउंड स्कोर, या मराठी मूवीज़ में भी बजा है। लेकिन मेरा मेन जो मतलब टेम्परामेंट है वो क्लासिकल म्यूज़िक में संगत करना ही ज़्यादा है। सोलो भी पसंद है। यानी बीवी की संगति करेंगे? जी संगत में। अदिति, क्या सपने हैं? अच्छा म्यूज़िक करना है, अच्छा सीखना है, और बहुत जगह जाके परफॉर्म करना है। ये बहुत दिल से इच्छा है, जो रियाज़ कर रही हूँ, जो मेहनत मुझसे हो रही है, और वही होती रहे बहुत सालों तक, जीवन भर, और मैं अच्छे जगह में जाऊँ और अच्छे से मेरा गाना सबको सुनाऊँ, बस यही चाहती हूँ। शास्त्रीय संगीत, ख़ास तौर पर जो घराना वाला संगीत है, उसमें दोनों चीज़ें रही हैं। घराना जो भी था वो अपने आप में घराना तो था ही, लेकिन कोई न कोई अद्वितीय प्रतिभा वाला संगीतकार उस घराने में हुआ, उसने घराने से ज़्यादा अपना नाम किया। और कुछ तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें, जैसे आमिर खान साहब, उन्होंने खुद का ही घराना ही अलग बना दिया। पटियाला घराने की बात करते हैं तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, ऐसे ही जब मेवाती घराने की बात करते हैं, हालांकि सब भाइयों के नाम है लेकिन पंडित जसराज जी का उसमें अलग नाम है। तो उस नाम की छाया से उबरना और साथ में घराने की परंपरा को भी आगे बढ़ाना, ये दोनों चीज़ें कैसे करोगी? पहली बात तो इतने बड़े घराने से मैं बिलोंग करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज वो गायकी सीख पा रही हूँ। और ये मेवाती घराना बहुत बड़ा है, बहुत डीप है और बहुत स्पिरिचुअल, इसमें बारीकियों से अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है बंदिशों में। और जो हवेली संगीत है हमारा मेवाती घराने का, वो भी बहुत प्रचलित है। तो जो सीख रही हूँ वो तो है ही, बट गुरुओं के आशीर्वाद से मेवाती घराने को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और हमारे जो पहले के जो जनरेशन्स के लोग हैं, जैसे अंकिता जोशी जी है, संजीव अभ्यंकर जी है, इन्होंने जो हमें अभी इनको सुन के जो हम गाना कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उससे डेफिनेटली ही हमारे घराने का बहुत आगे भी नाम होगा। और मेवाती घराना बहुत रिच है, तो उसको बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, अभी भी नाम है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे तमाम श्रोताओं को बता दूं कि मेवाती घराना राजस्थान की एक तरह से जन्म है। मेवात राजस्थान में है। दूसरा, खान साहब जो है वो जोधपुर रहे, बाद में
कुछ किस्से कहानी वहाँ से वो कैसे गए, बाहर गए, लेकिन एक तरह से मेवाती घराने को बहुत बड़ा संरक्षण जोधपुर से भी मिला, उसके बाद ही विश्व में गया। मेवाती घराने की आपकी नज़र में कौन कौन सी 2-3 खास बातें हैं जो हमारे श्रोताओं को आप बताएंगी? मेवाती घराने में शब्दों का जो एक प्रयोग होता है बहुत सॉफ्ट तरीके से उनको अलापों के द्वारा, जैसे शुद्ध सारंग में एक बंदिश है, जाओ जी जाओ शाम छलिया, जाओ जी जाओ शाम छलिया। तो इन शब्दों को जो एक प्रस्तुत करने की एक जो पद्धत है वो बहुत ही सॉफ्टली हम करते हैं, जैसे बंदिश की शब्द कहते हैं उसी प्रकार से उसको प्रस्तुत करने की का कोशिश करते हैं। और इस घराने में जो मुर्कियाँ ली जाती है वो बहुत सॉफ्टली लेते हैं, मतलब उसको शार्प सुनाई नहीं देता है कानों को, भले ही वो मुर्की है बट फिर भी उसका जो एक असर पड़ता है कानों पे वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऐसे दो, और हवेली संगीत तो है ही जो बहुत प्रचलित है, तो ये ऐसे 2-3 चीज़ें मुझे लगती है कि हमारे घराने की बहुत प्रचलित चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता कि मेवाती घराने में जो इंटेंसिटी है, ख़ास तौर पर राग की इंटेंसिटी, और उस राग को जिस ढंग से जीना और उसको बिल्कुल वैसे के वैसे सामने लाना कि श्रोता या दर्शक उसके साथ एक साथ लय ताल मिला ले, वो इसमें कुछ अलग और अनूठा है? हाँ जी, बहुत अलग है, क्योंकि मैंने जो जैसे पहले कहा कि शब्दों को लेकर जो एक उसको पिरोना है एक राग में, उसके जो फ्रेजेस लेके, तो और जो वॉइस मॉड्यूलेशंस है एकदम शार्प नहीं, एकदम धीरे से सॉफ्टली उसको हर एक चीज़ को प्रस्तुत करना जो है वो मेवाती घराने की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। अभिनय, अब आगे क्या सपने हैं? और एक ये भी बताइए, क्योंकि उदयपुर राजस्थान आए तो कैसा लगता है? उदयपुर तो बहुत प्यारी सिटी है, मैं फ़र्स्ट टाइम उदयपुर आया हूँ और हम घूम ही रहे थे, सब देख रहे थे, फतेह सागर और सिटी पैलेस ये सब देख रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है और हम बार बार यहाँ आना चाहेंगे। और म्यूज़िक के बारे में मुझे यही कि मुझे एक अच्छे म्यूज़िशियन लोगों के साथ रहना है और ख़ुद को और ज़्यादा समृद्ध करना है। और उसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी हारमोनियम की बात आए, जैसे अभी हम जब हारमोनियम के बारे में चर्चा करते हैं तो अप्पा जलोकर जी का जैसे नाम आता है, वैसे मुझे लगता है कि मेरा भी नेक्स्ट जनरेशन नाम ले, कि वैसे मेरा भी नाम उसमें रहे, ऐसा मुझे लगता है। अदिति, आप भी उदयपुर के और राजस्थान के बारे में आपका तो घराना यहीं से, इसलिए ज़्यादा सीधा साधा संबंध बनता है, लेकिन इसके अलावा उदयपुर राजस्थान के बारे में अपनी निजी राय बताएं और आपके भी क्या सपने हैं, थोड़ा सा जाते जाते हमारे तमाम लिसनर्स को बताएं। उदयपुर आके बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अभिनय जी के वजह से यहाँ पे मेरा आना हुआ। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो उन्होंने हमारे प्रति जो हमें प्यार दर्शाया और जो हमें बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया है, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और सपनों की बात करें तो वही कि बहुत जगह घूमना है, बहुत जगह जाके गाना है और ऐसे ही म्यूज़िक करते रहना है, बहुत रियाज़ करना है, यही सपने हैं बस। अदिति, जाते जाते आपकी आवाज़ में क्यों न एक फिल्मी गीत की कुछ पंक्तियाँ सुने, फिर वही गीत हम श्रोताओं को सुनवाएंगे। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुज़रती हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मेरे जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।